हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो प्लीज मेरे साथ बने रहना, बहुत अच्छे से मैं आपको आज समझाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी इधर उधर नजरें गड़ा करके देखना। अगर ये टॉपिक अभी समझ में आ गया तो फिर आगे की बड़ी बड़ी क्लासेस में और आगे की जो टॉपिक्स हैं उनमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादातर बच्चे इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, तो प्लीज मेरे साथ बने रहना, है ना। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे और पूरी चीज को समझेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। जब हम कुछ रिजल्ट्स यहाँ कंक्लूड करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिजल्ट्स में आपको शॉर्ट नोट्स की तरह यहाँ पर लिखता रहूंगा। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब अपन सिंपल वे से समझते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं। तो बच्चों, कभी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं और कभी इसको एन से डिनोट करते हैं, है ना। कभी म्यू से और कभी एन से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। हमारी एनसीईआरटी में हमें एन से डिनोट किया गया है तो हम यहाँ पर एन का यूज करने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पर नोट करके रख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट ये आ गया है कि सर इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या फिर कभी कभी एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर मान लो हमारे को कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना, हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। बताओ किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों मान लेते हैं 1.5 है, ये वैल्यू हमें पता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता क्या है, ये वैल्यू क्या रही है, कोई बता पाएगा? इस वैल्यू को देख करके क्या पता चल रहा है ना। तो बच्चों, इस वैल्यू को देख करके ये पता चलता है कि ये जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम की लाइट ऑफ स्पीड कितनी होगी, उस मीडियम की लाइट ऑफ स्पीड बता सकता हूं मैं यहां से देख करके, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड 1.5 टाइम्स स्लोअर होगी, 1.5 टाइम्स स्लोअर होगी देन द वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम में जितनी स्पीड होती है लाइट की, उससे इस मीडियम में लाइट की स्पीड 1.5 टाइम्स स्लोअर होगी। यानी कि मेरे बच्चों, इस मीडियम में वेलोसिटी निकालने के लिए, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको जो वैक्यूम में वेलोसिटी पता होती है, वैक्यूम की वेलोसिटी को इस नंबर से डिवाइड कर दो, यानी कि इस फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी वो निकल जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? चलो आओ एक बार मैथमेटिकली मैं आपको समझाता हूं कैसे। सर कहना क्या चाहते हो? देखो देखो सुनो मेरी बात। वैक्यूम में कितनी स्पीड होती है पता है आपको? लिख के बताओ, है ना। लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम एक कांस्टेंट होती है। लाइट ऑफ स्पीड कहां पर? वैक्यूम बोल दो बच्चों, वैक्यूम बोल दो या फिर एयर बोल दो, इसमें कांस्टेंट होती है और मैक्सिमम होती है। कितनी होती है मेरे बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और मैंने क्या कहा, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो मैं उस मीडियम की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। सर निकाल के बताओ कितनी? तो बच्चों मीडियम की वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने कहा कि वैक्यूम में जितनी होती है, वैक्यूम में होती है इतनी। अगर वैक्यूम में सी, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। तो सी यानी कि वैक्यूम या एयर में जितनी स्पीड है वेलोसिटी की, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूं इस नंबर से या इस फैक्टर से 1.5 से मान लो डिवाइड कर देता हूं, तो हमारी स्पीड आ जाएगी उस मीडियम में। तो ये तो फिक्स होती है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। अगर मैं इसको काटता हूं तो 2 बार चला जाता है, तो यहां पर आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने क्या बताया कि उस मीडियम में उस लाइट की स्पीड कितने गुना कम होगी। ये वैल्यू और ये वैल्यू कम है, ये हमेशा कम ही आएगी, ठीक है ना। क्योंकि एयर सबसे रेयर होता है, सबसे कम घना होता है, और उसके बाद में जो भी मीडियम आता है ना, है ना, जो भी मीडियम आता है वो थोड़ा डेंसर हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश की स्पीड कम हो जाती है। तो हम यहां से देख करके मैं बता सकता हूं। मैं सेकंड पॉइंट में लिख लेता हूं, नोट करो बच्चों, आपको लेक्चर के अंत में गारंटी है, फिर कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितने गुना कम हो जाएगी? 1.5 टाइम्स गुना कम है। ये इतने टाइम्स गुना कम है, इसीलिए तो हमने 1.5 से डिवाइड किया है, और जो भी चीज डिवाइड हो रही है यानी कि कम आ रही है, तो ये कम है। कितने गुना कम है? 1.5 टाइम्स गुना कम है। तो मैं यहां से देख करके वैल्यू बता सकता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट, मैं लिख सकता हूं स्पीड ऑफ लाइट,
लिख दो जल्दी से, अपने अपने नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिखो जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट इज 1.5 टाइम्स या फिर n टाइम्स, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये वैल्यू हमने यहां से उठाई है ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स लेस, 1.5 टाइम लेस देन दी वैक्यूम या फिर एयर। किससे तुलना हो रही है? वैक्यूम से या फिर एयर से कम होगी। इन दैट मीडियम, जो भी मीडियम हमने चूज किया है उसमें। तो बोलो ये पॉइंट समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो हमने जैसे इसको देखा, हमने बोला कि है ना, अरे यार इसमें तो है ना, इस मीडियम में तो लाइट की स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी वैक्यूम में जितनी स्पीड होती है उससे। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब मैथमेटिकली मैं आपको परिभाषा निकाल के दिखाता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, सारी चीजें आपको आती है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर हमने क्या लिखा था बच्चों? यहां पर हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ मीडियम c डिवाइडेड बाय 1.5 लिखा था, 1.5 लिखा था। इस 1.5 की जगह मैं nm लिख सकता हूं, यानी कुछ भी। ये तो हमने किसी की वैल्यू मानी थी सपोज आपको समझाने के लिए, तो मैं इसकी जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकता हूं। अगर हाँ है आपका नाम, अगर आप हाँ कहना चाह रहे हो तो एक बार आग लगा दो, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकता हूँ एनी मीडियम, ओके, ठीक है। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, अगर ये n को ऊपर ले जाऊं और vm को नीचे ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो आ जाओ यहां पर आ जाओ। तो चलो मैं यहीं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। nm को मैं ऊपर ले गया बच्चों, nm इक्वल टू c डिवाइडेड बाय vm। तो कोई दिक्कत, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो बच्चों ये इसको बॉक्स में बंद कर लो और हमारी डेफिनेशन भी आ गई और हमारा फॉर्मूला भी आ गया। फॉर्मूला आ चुका है किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि हमने खुद ने निकाला है ऊपर से समझ करके। ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इसे हम, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया और इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम आगे बढ़ा करके कैसे लिख सकते हैं? सी का मतलब क्या? सी का मतलब क्या? लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम, वेरी गुड। यानी कि ये रेशियो है किसका? लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम या फिर एयर, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसे घबराना नहीं है। वैक्यूम बोले चाहे एयर बोले। डिवाइडेड बाय लाइट ऑफ स्पीड, क्या? लाइट ऑफ स्पीड, ये लाइट ऑफ स्पीड है इन एनी मीडियम, जो भी मीडियम हमें बोलेगा, इन एनी मीडियम। ओके मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द रेशियो ऑफ लाइट, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड of light in vacuum to the speed of light in that medium। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये हमारी डेफिनेशन भी आ गई, समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने ऊपर बोला था कि उस फैक्टर से डिवाइड कर दो, उसी से हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया और उसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, है ना। हमारी परिभाषा भी निकल के आ गई, परिभाषा समझ गए, है ना। ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या हो गई सर? डेफिनेशन हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। दो कंसेप्ट पूरी हो गए। अब तीसरा कंसेप्ट की बात करते हैं। अब आप ये भी आंसर आप खुद ही दोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या शो करता है? पहली चीज तो मैंने बताई कि वो वेलोसिटी को शो करता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें और क्या शो करता है? सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। अरे ये सर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बला आ गई? अरे मेरे बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी, ये डेंसिटी जो है वो आपकी मास की डेंसिटी नहीं है, मास वाली डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल वर्ड किसी में भी जुड़ जाता है यानी कि वो लाइट से रिलेटेड है, लाइट की स्पीड से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड बात हो रही है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और नहीं, एक ऑप्टिकल डेंसिटी है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी है उस मीडियम की, ठीक है ना। यानी कि वो मीडियम लाइट के लिए कितना डेंस है और कितना रेयरर है, मतलब कितना कम डेंस है और कितना ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब कि उसको उसमें ट्रेवल करने के लिए, लाइट को उसमें ट्रेवल करने के लिए कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। अगर ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है तो वो मीडियम कैसा होगा? डेंसर मीडियम होगा, ज्यादा डेंस होगा। और अगर लाइट आराम से निकल जा रही है तो हम कहेंगे कि वो मीडियम कम डेंस है। डेंस का मतलब पास मॉलिक्यूल्स का होना, तो लाइट को ट्रेवल करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमने लाइट की ट्रेवलिंग के हिसाब से
मीडियम को डेंसर और रेयरर कहा है ना। जिसमें लाइट आसानी से निकल जाए वो रेयरर मीडियम हो गया, जिसमें आसानी से ना निकले यानी कि धीरे धीरे निकले वो डेंसर मीडियम हो जाएगा, है ना। और उसी के कारण हम उस मीडियम की जो डेंसिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल बच्चों, कौन सी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कुछ और नहीं, उसी का ही दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी मीडियम कितना ऑप्टिकल डेंस होगा, और ऑप्टिकल वर्ड यूज होता है लाइट के लिए। यहां तक समझ में आ गई बात? बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बढ़ेगा, मैं आपको लिख देता हूं, मान लो μ1 हमारे पास 1.2 है ना, और μ2 हमारे पास बच्चों मान लेते हैं 1 है ना। μ3 हमारे पास कितना है, 1.5 है। तो और एक और लिख दूं, चलो μ4 हमारे पास बच्चों 2 है। तो आप ये देख करके बता सकते हो कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। सर μ4 की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा डेंस होगा, और जो जितना ज्यादा डेंस होगा उसमें से बोलो उसमें से लाइट धीरे ट्रेवल होगी, यानी कि स्लो हो जाएगी। उस मीडियम में लाइट धीरे धीरे ट्रेवल करेगी क्योंकि मॉलिक्यूल पास होंगे उस मीडियम के। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल, यानी कि 2 वाले की डेंसिटी 1.5 वाले से ज्यादा होगी, यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं, मेरे को जरूर से एक बार नीचे आग लगा करके बता दो मैं सही कह रहा हूं क्या, कि ये जो μ4 = 2 है, ये 2 ज्यादा है तो ये ज्यादा डेंस होगा। अगर ये ज्यादा डेंस है मेरे बच्चों, ये कितना डेंस है, ये ज्यादा डेंस है, और ये 1.5 वाला कितना डेंस है, सर ये कम डेंस है, ठीक है ना, ये कम डेंस है। तो मेरे को बताओ इसमें स्पीड ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी? सर इसमें कम होगी, क्योंकि ज्यादा डेंस है तो बहुत डिफिकल्टी होगी लाइट को ट्रेवल करने में। तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी होगी? सर कम होगी। यहाँ पर डेंसिटी कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी? सर ज्यादा होगी, है ना। ऐसे इनमें भी देख के आप बता सकते हो। तो मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इस कंक्लूजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी अपने नोटबुक में लिख लो कि सर मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी ज्यादा, यानी कि मैं उसको एन से डिनोट कर रहा हूँ, जितना ज्यादा, यहाँ तो मैंने म्यू से डिनोट कर दिया लेकिन एन से डिनोट कर रहा हूँ, भूल गया था। तो एन जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी उतनी ही कम होगी, कह दो, सही बात है ना। और मीडियम उतना ही ज्यादा क्या होगा? डेंस होगा। मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और मैं कह रहा हूं कि एन अगर कम हुआ, एन की वैल्यू कम हुई तो वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? वेलोसिटी ज्यादा होगी। और वो मीडियम कैसा होगा? डेंसर। और जो कम डेंसर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, जो कम डेंसर होता है उसे क्या बोलते हैं? बताओ। रेयरर मीडियम। वो होगा कैसा मीडियम बच्चों? रेयरर, कम डेंस मीडियम, है ना, कम डेंसर। तो कम डेंसर भी बोल सकते हो उसको, कम डेंसर होगा समझने के लिए। ओके, ठीक है। तो हम थर्ड पॉइंट को कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया है, सर एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 वेलोसिटी, 1 v। बोलो ये बात समझ में आ गई? एक बार आग लगा दो अगर ये बात भी समझ में आ गई। तो ये थर्ड पॉइंट भी हमें समझ में आ गया कि इसको देख करके हम बता सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख करके बता सकते हैं कि मीडियम कितना डेंस होगा। अगर ज्यादा डेंस होगा तो उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर कम डेंस होगा तो उसमें वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि मेरे बच्चों, अगर जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, और वैसे वैसे लाइट की स्पीड कम होती चली जाएगी। यानी कि एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी। ये रिलेशन समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/v, वेलोसिटी के, यानी कि वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटती चली जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं या फिर एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, आ जाओ, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक न्यूमेरिकल बता देता हूं मैं आपको, आ जाओ। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए, और जब भी हम न्यूमेरिकल के द्वारा सॉल्व करेंगे तो हमें कंसेप्ट और पक्का हो जाता है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जिसको ये आता है ना। बाकी मेरे साथ सॉल्व करो। आ जाओ मेरे बच्चों, यहां पर क्या दे रखा है? द स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है इन ए डायमंड,
एक मीडियम बता रखा है उसने, वो डायमंड मीडियम है, उसके अंदर स्पीड कितनी है लाइट की 1.25 इंटू 10⁸8, यानी कि ये वेलोसिटी है डायमंड की, डायमंड यानी कि मीडियम के अंदर। ओके, और फिर हमें कह रहा है फाइंड एन। एन का मतलब क्या है? एन मैंने बताया ना कि सिंबल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो एन है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे मैं आर आई से डिनोट कर रहा हूँ, आर आई है यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम गिवन लिखेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या क्या गिवन है। वैसे कुछ ज्यादा गिवन नहीं है ना, सिंपल सी चीज। हमें वीडी यानी कि डायमंड मीडियम के अंदर कितनी वेलोसिटी है लाइट की, वो हमें दे रखी है पहले से ही 1.25 इंटू 10⁸8, ठीक है ना। और हमें क्या पता है? हमें पता है सी की वैल्यू। सी क्या है? सी क्या है? वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड, वैक्यूम या एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? सर 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड लगाना ना भूलें। मीटर पर सेकंड हो गया, यहां पर भी मीटर पर सेकंड ही आएगा। ओके, और हमें पूछ क्या रहा है? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई निकालो, आर आई निकालो। फॉर्मूला बोलो फटाफट फटाफट, और नीचे आंसर आ गया। काफी बच्चों को तो आंसर आ चुका है। जल्दी सी फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको फॉर्मूला याद ही करा दिया है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन कहती है द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि यह मीडियम कौन सा है? डायमंड। तो वी डी तो वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। वैल्यू कितनी है सर? 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय, यहां पर आता है मीटर पर सेकंड, और यहां पर हो गया 1.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान दें ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो यहां पर मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड खत्म हो जाएगा हमेशा, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, जिसके कारण जो एन होता है बच्चों, एन जो होता है, एक और चीज सीखने को मिल गई, एन जो होता है वो होता है यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये यूनिटलेस होता है। तो हमें चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस, ऑलवेज यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। ओके, यूनिटलेस है ये। चलो अब इसको सॉल्व करो फटाफट। 10⁸8 से 10⁸8 को काट दिया, ठीक है ना। अब इसको हम काटेंगे, कैसे काटेंगे? सर 3, इसको डॉट को उड़ाया तो 2 जीरो पर चली गई, 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। अब मैं किससे काट सकता हूँ? 25 से। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, तो 4 3 12, यानी कि मेरे पास आ गया 12/5। इसको काट देते हैं तो 5 दूनी 10, पॉइंट लगाया, 2 बचा था 20, 5 चौकू 20, तो 2.4। बोलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 2.4। कितने बच्चों का यही आंसर आया है? जल्दी सी बता दो। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मेरे बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कैसा होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये बाद में देखेंगे कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव इंडेक्स कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये आ गई वैल्यू, आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट हम समझते हैं अच्छे से, इसके बाद में मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा। थम्स अप देखो अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब मैंने कुछ केसेस लिए हैं यहाँ पर, अब इसमें नजर गड़ा के देखना, मजा आ जाएगा। एक और कंसेप्ट हम समझने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बहुत मैथमेटिकली समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे तो फिर तुम्हें कभी जिंदगी में भी समझ में नहीं आएगा अगर अभी नहीं देखा तो। बस 5 मिनट और मेरे साथ आपको समय बिताना है। सुनो मेरी बात, यहाँ पर मैंने कुछ 3 केसेस लिए हैं। यहाँ पर मैंने एक इंसिडेंट रे को, एक इंसिडेंट रे है, ये वाली IR, ये भी इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे है। इन तीनों का जो एंगल है नॉर्मल से मैंने बराबर गिराया है, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं ये 45 डिग्री एंगल है, ये भी 45 डिग्री एंगल है और ये भी 45 डिग्री एंगल ही है। तो इतने एंगल पर गिर रही है, नॉर्मल से ये 45 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि I इजिकल टू कितना हो गया? यहाँ पर I इजिकल टू मैंने कितना लिया है? फिक्स ले लिया मैंने, I इजिकल टू 45 डिग्री ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। और यहाँ पर मैंने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान लिखे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर अलग अलग है। एक के हैं 1.2, एक है हमारे पास 1.5 और एक है n इजिकल टू 2, 2 है। अच्छा, तो अभी तक हमने कंसेप्ट काफी देख लिए हैं। मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप उसके आंसर देते रहना, अपने आप ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख रहे हो 1.2, 1.5 और n इजिकल टू 2, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंस कौन सा मीडियम होगा? सबसे ज्यादा डेंस कौन सा मीडियम होगा? ये बताओ कि ये 1 वाला होगा, ये इसका नाम दे देता हूँ 2 वाला,
या फिर ये 3 वाला? जल्दी से आंसर लिखो नीचे, 3, 2 या 1, सबसे ज्यादा डेंस कौन सा होगा? मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा डेंस कौन सा होगा, तो आपका जवाब आया है कि सर ये थर्ड वाला सबसे ज्यादा डेंस होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वो मीडियम भी उतना ज्यादा डेंस होगा। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अगर एन बढ़ रहा है, हम कंक्लूजन निकालेंगे यहां पर, हम कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं, कंक्लूजन यहां पर निकालेंगे और आप ही निकालोगे, कंक्लूजन निकालना है हमारे को, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर एन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मीडियम डेंस होता है, बोलो होता है डेंसर, सर मीडियम डेंसर होता है, ये वाली बात आपने सही बोली कि मीडियम डेंसर होता है। अच्छा ठीक है, ओके कम ऑन। अब मेरे को ये भी बता दो साथ साथ कि इन मीडियम के अंदर, यानी कि मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2 और मीडियम नंबर 3, इनमें से अगर प्रकाश गुजर रहा है तो यहां पर लाइट ऑफ स्पीड सबसे ज्यादा कम किसकी होगी? सबसे कम लाइट की स्पीड किस में होगी? 1 में होगी, 2 में होगी, 3 में होगी? सबसे कम लाइट की स्पीड किस में होगी? अरे मेरे बच्चों, हाँ बिल्कुल इसी में ही तो होगी, क्योंकि जितना ज्यादा डेंस होगा उसको वहां से गुजरने में उतनी मुश्किलें होंगी, यानी वो उतना ही स्लो हो जाएगा। तो क्या आप ये कह सकते हो कि एन जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी उतनी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन वेलोसिटी उतनी ही तेजी से घटेगी? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हमने अभी भी लिखा भी था यहाँ पर कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे बी की वैल्यू कम होगी, यही चीज हमने लिखी है, इससे पहले जो समझाई थी वही चीज हमने लिखी है, बिल्कुल सही बात है। अब एक और चीज मेरे को बताओ, जल्दी से मेरे को बताओ, इसमें आपसे क्वेश्चन मैं ये पूछने वाला हूं कि जब हम रिफ्रैक्शन की पहला लेक्चर ध्यान करो, जब रिफ्रैक्शन की हमने वो डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने क्या बताया था कि एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने स्ट्रेट पाथ में जाती है, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो वो कैसे जाती? वो एकदम सीधे जाती है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हो गया तो वो और डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब एयर के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, तो ये डेंसर है, और डेंसर मीडियम में कहाँ मुड़ती है? कम से ज्यादा। अगर आपको कोई कम रुपए दे रहा है, आपके पास कम रुपए है और कोई आपको ज्यादा रुपए दे रहा है, तो यहाँ पर नॉर्मल जो है इसको ज्यादा रुपए देगा, इसलिए नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये तो सही बात है, यहाँ पर सारे मीडियम जो है वो सारे डेंसर हैं, एयर जो है वो कम डेंस है, यहाँ पर सब में ये मान 1 है, ये मान भी 1 है एन का, तो ये डेंसर मीडियम है, तो यानी कि ये नॉर्मल की तरफ तो मुड़ेगी, ये बात कंफर्म है। किसी को इसमें दिक्कत है क्या? यानी कि ये रेज जो है, इंसिडेंट रेज जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि जैसे मीडियम चेंज होता है लाइट का पाथ चेंज होता है और लाइट मुड़ जाती है नॉर्मल की तरफ, अगर डेंसर मीडियम हो, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही हो। तो एयर सबसे रेयर मीडियम होता है, और यहाँ पर 1.2 यानी कि 1 कम है और 1.2 ज्यादा है, तो डेंसर हो गया, तो यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? करो कमेंट करके जल्दी से बताओ, देखो डाउट किसी के पास नहीं रहना चाहिए, है ना? ठीक है, मुड़ेगी, ये बात तो सही बोल रहे हो, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, ये सब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। अच्छा, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी रेज मुड़ेगी? कैसे देख करके बता सकते हो कि सबसे ज्यादा कहां पर बेंडिंग होगी, यानी कि सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां पर होगी? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते ना? तो आ जाओ मेरे साथ में एक बार, सुनो, बेंडिंग तो होगी, लेकिन सबसे ज्यादा बेंडिंग किसमें होगी, है ना? यानी कि ये मान लो कि ये बेंड हुआ, मान लेते हैं ये भी बेंड हो गया, हमने ये कहा कि ये भी बेंड हो गया, ये सीधा जाना चाहिए था, बेंड हो गया, ये भी सीधा जाना चाहिए था, ये भी बेंड हो गया। लेकिन सर ये जो आर है, मैं आर की बात कर रहा हूं, आई तो हमने फिक्स कर दिया है, आर कितना होगा ये पता लगाना है, यहां पर भी ये आर होगा, आर मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना? रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा? यहाँ पर आर, यहां से नहीं होगा, यहां पर आर कितना होगा? ओके, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रेज, आर की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि जितना, ये बताओ मेरे को कि अगर कोई रेज ज्यादा बेंड करी, मेरे को एक बात बताओ कि कोई रेज अगर ज्यादा बेंड कर रही है तो वो नॉर्मल के पास ज्यादा जाएगी, मानते हो? हाँ, और नॉर्मल से ही उसका एंगल होता है, तो ये बात बताओ कि जो ज्यादा बेंड करेगी वो नॉर्मल के पास में जाएगी, ठीक है ना? वो नॉर्मल के ज्यादा पास में जाएगी, और ज्यादा पास में जाएगी तो जो आर एंगल होता है ना, आर एंगल, उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बोल सकता हूं कि आर जितना कम होगा वो रेज उतनी ही ज्यादा बैंड हुई होगी, क्योंकि ज्यादा बैंड हुई होगी तो वो नॉर्मल के ज्यादा करीब आ गई होगी, जैसे ही नॉर्मल के ज्यादा करीब आई होगी तो एंगल कम हो जाएगा, और उस एंगल का नाम ही रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो एंगल अगर आर कम होगा तो हम कहेंगे कि वो ज्यादा बैंड हुई है, तो वो ज्यादा बैंड हुई है। ओके, मान गए ये बात? बिल्कुल ज्यादा बैंड हुई, यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हम इस सिचुएशन को देख करके कैसे बता सकते हैं कि कौन सी रेज ज्यादा बैंड होगी, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल किसका कम होगा?
तो स्नेल्स लॉ ध्यान रखो, ये स्नेल्स लॉ भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन स्नेल्स लॉ होता क्या है ये बात तो पता ही होगी आप सभी को कि सर स्नेल्स लॉ बताओ सर जल्दी से। ठीक है, स्नेल्स लॉ मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, फटाफट देख लो स्नेल्स लॉ के बारे में। स्नेल्स लॉ हमें कहता है, ये भी हटा देता हूँ, ये कंक्लूजन तो आपको मैंने लिख ही दिया है, ये कंक्लूजन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, है ना, हमारा मीडियम उतना ही डेंसर होने वाला है, उतना ही डेंसर होने वाला है, और जितना ज्यादा डेंसिटी होगी वेलोसिटी उतनी ही कम होने वाली है। ये बात मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, स्नेल्स बाबा क्या कहते हैं, स्नेल्स बाबा कहते हैं कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि दिस इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल का साइन एंड रिफ्रैक्टेड एंगल का, अगर साइन ले लेते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल का अगर साइन का रेशियो कर देते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। वो हमेशा कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट किसके बराबर में होता है, ये कांस्टेंट उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो ये कांस्टेंट हटा करके मैं लिख देता हूं कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। तो सिचुएशन नंबर 1 के हिसाब से बताओ मुझे, सिचुएशन नंबर जो 1 दे रखी है, ये 1 की सिचुएशन दे रखी है, उसमें बताओ कि हमारे पास यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है तीनों में। चलो तीनों में देखो, यहाँ पर हमने इंसिडेंट एंगल सब में ले रखा है, तो यहाँ पर ये तो कैसा हो गया बच्चों, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हमने वैल्यू सेम ले रखी है, वैल्यू सेम ले रखी है, तो साइन आई तो कांस्टेंट हो गया। बिल्कुल सर, साइन आई कांस्टेंट हो गया, यानी कि बच्चों अब 1/sin r, जैसे जैसे r की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे n बदलेगा। यहां से ये सिद्ध होता है, अगर हम i को फिक्स रखें, एंगल i को फिक्स रखें, तो साइन i की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट हो गई, एक वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। हाँ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/sin r, 1/sin r। ओके, यानी कि अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करेगा, R मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल, ये वाला एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और R की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही वैल्यू साइन R की कम होगी, इस पूरे की वैल्यू कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r। यहां से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई, मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतनी ज्यादा बैंड होगी, वो उतनी ज्यादा नॉर्मल की तरफ आएगी, यानी कि उतना ज्यादा उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कम होगा, उतना कम रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ये बात मानते हो? हाँ। तो बताओ, अब यहां देख करके बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा बैंड कौन सी रे हुई होगी, कहां पर? थर्ड नंबर की रे सबसे ज्यादा बैंड हुई होगी। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनके मुकाबले ज्यादा है, तो ये ज्यादा बैंड हुई, और ज्यादा बैंड हुई तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल कम हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल कम हो गया। ज्यादा बैंड का मतलब रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कम होना। तो n बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पर कंक्लूड कर सकता हूँ कि n अगर बढ़ रहा है तो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल कम हो जाएगा, यानी कि वो ज्यादा बैंड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी सर? वो ज्यादा बैंड हो जाएगी। तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये एक्सप्रेशन सभी को आ गया? ये एक्सप्रेशन सभी को आ गया ना? बिल्कुल सर, ये एक्सप्रेशन सभी को आ गया। तो यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। हमने कहा कि इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू और एन से डिनोट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या कही कि जैसे ही हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो हमने कहा कि उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो 1.5 टाइम्स लेस होगी वैक्यूम में इस लाइट की स्पीड से। ये वाली बात समझ में आ गई। 2, तीसरी बात हमने ये बोली कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख करके मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहां पर लाइट की वेलोसिटी उतनी ही कम होने वाली है। वेरी गुड, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। फिर मैंने चौथे में देखा कि RI की यूनिट सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है। ये रेशियो है किसका? ये रेशियो है दो वेलोसिटीज का। एक है वैक्यूम में वेलोसिटी, एक है वैक्यूम में वेलोसिटी, है ना, वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। तो दोनों का मीटर पर सेकंड कट जाता है और वो यूनिटलेस आते हैं। अब हमारा पांचवा पॉइंट जो था बच्चों, पांचवा पॉइंट कह रहा है, हमने एक साथ लिख दिया पांचों पॉइंट को, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंस होगा। डेंस का मतलब मॉलिक्यूल वहां पर पास होंगे, यानी कि जो हमारी लाइट की स्पीड है वो कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और बच्चों जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही कम होने वाला है। और जिस
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, यानी कि वो रेज सबसे ज्यादा मुड़ी हुई महसूस करती है, यानी वो रेज सबसे ज्यादा मुड़ी हुई होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये भी बहुत काम की चीज है। एक बार 5 मिनट का और आपसे समय लेते हैं, उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सफा। ओके, चलो आ जाओ, कम ऑन। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है। बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, इसमें बने रहना मेरे साथ साथ, मजा आ जाएगा। गारंटी है लास्ट में मैसेज करके जाओगे कि सर समझ में आया, आ गया बिल्कुल शानदार तरीके से। तो सुनो मेरी बात, एक बार ये मान के चलो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अभी फोकस करेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। मान लो कि कोई रेज है जो कि यहां पर गिरी है और ये वाला मीडियम है, कोई भी मीडियम मान लेते हैं, ये M1 मीडियम है, ठीक है। और जो नीचे वाला जो मीडियम है जहां पर ये रेज आकर के गुजरी है, वो मीडियम कैसा है बच्चों, ये M2 मीडियम है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं कि इसको बोलते हैं एंटरिंग, यानी कि इन, जहां पर रेज आई है, इन मतलब यहां पर एंटर हुई है, ठीक है, यहां पर एंटर हुई है, यहां पर क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। तो ये वाले वर्ड्स आप यहां ध्यान रखेंगे, इंसिडेंट हुई है। ओके सर, बिल्कुल। तो सर नीचे वाले को क्या बोलेंगे, सर नीचे वाले को बोलेंगे आउट, यानी कि जहां पर बाहर गई है, आउट हुआ है, ठीक है ना, एग्जिट हुई है, या फिर इसको बोलेंगे यहां पर रिफ्रैक्टेड हुई है, रिफ्रैक्टेड रेज बोलेंगे, ये रिफ्रैक्टेड रेज बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक चीजें समझाने वाला हूं, काम आएंगी, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज आप ये बताओ कि ऊपर वाले मीडियम से जब नीचे वाले मीडियम में आती है तो चेंजेस कौन से मीडियम में चेंजेस होते हैं, मतलब रेज के अंदर, रेज जो हमारी रे गिरी है, इन वाली रेज में चेंजेस आते हैं या आउट वाली रेज में चेंजेस आते हैं। तो आपका जवाब आ रहा है कि सर आउट वाली, नीचे वाली में M2 वाले मीडियम में चेंजेस होते हैं, है ना। यानी कि उसके पाथ में जो बेंडिंग आती है वो भी आती है बच्चों इसी में ही, यानी इसी रेज में बेंडिंग आती है कि नहीं आती है सर, हाँ ये बात तो समझ में आ गई। बेंडिंग यहां पर आती है, इसका जो एंगल चेंज होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो चेंज होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो चेंज होता है वो यहाँ पर चेंज होता है। हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी, इसी में आकर के वेलोसिटी चेंज होती है। ऊपर वाले में तो वेलोसिटी वो की वही रहती है जिस वेलोसिटी से आ रही होती है, तो वेलोसिटी सर इसमें चेंज हो रही होती है, बिल्कुल, है ना। वेवलेंथ इसमें चेंज हो रही होती है, बोल दो होती है कि नहीं होती है। वेवलेंथ भी सर इसमें ही चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ एक जैसा बिहेव करती है, ठीक है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, वेवलेंथ चेंज हो रही होती है, और क्या चेंज हो रहा होता है ना। ये वाली सब चीजें चेंजेस हमारे इसी में ही हो रहे होते हैं। ये सभी चेंजेस हमारे इस वाले मीडियम में चेंज हो रहे होते हैं, यानी मीडियम नंबर 2 इंपॉर्टेंट कौन सा मीडियम हुआ, मीडियम नंबर 2 में ही चेंजेस हो रहे होते हैं, मीडियम नंबर 1 में चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं ये समझा करके कि जो भी चेंजेस होते हैं रेज के अंदर वो सर इसी के ही चेंजेस होते हैं, M2 के ही चेंजेस होते हैं। तो मीडियम, अगर 2 मीडियम आपको दे रखे हैं, इन और आउट वाला, तो जो नीचे वाला मीडियम होगा हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का ही निकलने वाला है, उसी का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा मेरे बच्चों। यानी कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालेंगे, M2 का निकालेंगे, M2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। यहां पर हम M2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ठीक है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स M2 का निकालो, तो मैंने लिख दिया उसकी जगह N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है N2 का, है ना। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में भाई साहब, M1 के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, किसी के रेस्पेक्ट में तो निकालोगे ही ना, क्योंकि आ तो ऊपर से रही है ना। M1 कोई भी मीडियम हो सकता है, उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। उसके रेस्पेक्ट में मतलब उससे तुलना करते हुए तुलना जब भी करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो किससे तुलना कर रहे हैं हम, M1 से, यानी कि N1 से, यानी कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम तुलना कर रहे हैं, तो N2 डिवाइडेड बाय N1 होता है। आ जाओ मेरे बच्चों। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो N होता है, ये जो N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या नहीं होता v के वेलोसिटी के। हमने यहाँ पर भी निकाला हुआ है कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो N को 1/v लिख सकता हूँ। यानी कि अगर ये N1 है तो ये 1/v1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर N2 डिवाइडेड बाय N1 करेंगे, यानी कि मान लो ये N2 होता, ये V2 होता और ये N1 होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 होता, तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालते तो V2 डिवाइडेड, तो ये V1 डिवाइडेड बाय V2 आता कि नहीं आता, यानी ऐसे आता V1 डिवाइडेड बाय V2
रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल हो जाता है, N2 का V2 नीचे चला गया, N1 का V1 ऊपर चला गया। रेसिप्रोकल में आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। हाँ, यही चीज जो है बच्चों, यही चीज क्या कहलाती है, यही चीज क्या कहलाती है? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब आ गया है ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि ये इसके रिलेशन में विथ रेस्पेक्ट टू N1 के रिलेशन में N2 की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता रहा है। N1 के से कंपेयर करते हुए N2 की इसके रिलेटिव में, इसके रिलेशन में N2 की ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता रहा है कितना है, V1/V2। लेकिन इसको लिखने का तरीका कैसा होता है? N2 डिवाइडेड बाय N1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें N2 की निकालनी है, तो हम इसे लिखते हैं बच्चों N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू, नीचे कितना आ रहा है N1, तो हम लिख देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू 1। विथ रेस्पेक्ट टू 1 के लिए कोमा लगा करके 1, और होता है, और वैसे होती किसकी है? N2 यानी नीचे वाले की होती है। तो N2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 कितना आ जाएगा सर? V1 डिवाइडेड बाय V2, यानी कि ऊपर वाले की वेलोसिटी, ऊपर वाले एंटरिंग वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नीचे वाले की वेलोसिटी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल रहा होता है? नीचे वाले का निकल रहा होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन समझ में अच्छे से आ जाएगी। जो बच्चा बना रहेगा वही इस कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। आगे यहां तक बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे करके पूछ लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये वाली आ गई, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात सुनो, ये तो होगी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सर एब्सोल्यूट तो पता ही नहीं बच्चों, इसी का ही स्पेशल केस, इसी का ही एक स्पेशल केस क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो ये M1 था, जो एंटरिंग बच्चों, जो एंटर कर रही थी, इंसिडेंट हो रही थी जिस मीडियम में, अगर वो मीडियम, अगर ये M1 मीडियम को, अगर हम इस M1 मीडियम को क्या कर दें, अगर इस M1 मीडियम को हम एयर ले लें या फिर वैक्यूम ले लें, तो इस केस को ही हम क्या कहते हैं? इस स्पेशल केस को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? ये कि स्पेशल केस क्या हो गया कि M1 की जगह मैं क्या ले लूं? एयर या वैक्यूम ले लूं। क्या ले लूं? एयर या वैक्यूम ले लूं, ठीक है। एयर या वैक्यूम ले लूं। और नीचे कौन सा मीडियम? नीचे कोई भी मीडियम हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, XYZ कोई भी मीडियम हो सकता है। तो मैं M2 कर देता हूँ, M2 ही कर देता हूँ। यहाँ पर M2 का M2 रह गया, ठीक है। ऊपर में चेंजेस होना चाहिए, नीचे कुछ भी हो, नीचे एयर हो चाहे कोई सा भी मीडियम हो, उससे कोई फर्क लेना देना नहीं है। ये स्पेशल केस केवल और केवल ऊपर चेंज होने पर होता है। अगर ऊपर यानी कि एंटरिंग वाला मीडियम, यानी कि जो पहला मीडियम है, अगर वो एयर और वैक्यूम ले लिया तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। बाकी बातें सेम है। और आपको बता देता हूं, एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से ही 1 होता है। कितना होता है? एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर। अच्छा चलो, अब वैसे के वैसे निकालते हैं। मैंने बोला कि काम का यानी कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है सर? नीचे वाले का, क्योंकि चेंजेस कहाँ होते हैं? नीचे। चेंजेस नीचे होते हैं सर, ओके। यहाँ पर चेंजेस होते हैं, इसके कारण इंपॉर्टेंट कौन सा मीडियम होता है? M2। तो हम क्या निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे? M2 का, M2 मीडियम का। यानी कितना? N2 लिख दूं डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में? एयर और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो मैं लिख दूं NA, लिख दूं एयर के रेस्पेक्ट में। अच्छा, तो वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी V1/V2 होगी, यानी कैसी होगी? VA कर देता हूं मैं इसकी, है ना, एयर की, एयर की वेलोसिटी। और यहाँ पे वही M2 की वेलोसिटी क्या ली थी हमने? यहाँ पर V2, और V2 की वेलोसिटी, यहाँ पर V2 वेलोसिटी। तो N2 में तो क्या आ जाएगा? VA आ जाएगा, यानी कि NA की जगह यहाँ पर VA आ जाएगा, VA डिवाइडेड बाय V2। यहां तक समझ में आया? ओके सर, आ गया। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, मेरे को बताओ जल्दी सी, ठीक है ना। ये मैं हटा दिया मैंने इसको। अब मेरे को बताओ फटाफट, है ना, ये बता दिया मैंने। अब VA मेरे को बताओ, एयर या वैक्यूम में कितनी वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो VA की जगह हम क्या लिख देंगे? C लिख देंगे, C। और C का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है कि नहीं होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर N2 डिवाइडेड बाय NA की वैल्यू मैंने बताई 1 होती है। तो यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है ना, इक्वल्स टू, इसकी जगह C लिख देता हूं, इसकी जगह पर V2 की जगह V2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमारा क्या आ गया? N2 इजिकल टू कितना आ गया बच्चों? C डिवाइडेड बाय V2। ये देखो, ये एक्सप्रेशन निकल गया एब्सोल्यूट का। कुछ नहीं किया है हमने, यही चीज है, ठीक है। यानी कि N2, सिर्फ N2 लिखा हुआ हो। ये N2 का मतलब ही क्या है? N2 मतलब नीचे वाले की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यानी कि मीडियम 1। इसी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 होने की वजह से
डिवाइड हो गया, तो यानी कुछ भी नहीं होगा। जहां पर 2 के आगे कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब पहला मीडियम क्या है, हमारा एयर है। इसका मतलब पहला मीडियम क्या है, एयर ही है। और हमारा यहाँ पर वो हमारा जो कहेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया कि N2, यानी कि इस वाले मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या कर देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो मीडियम दे रखा है। तो ये चीज आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई, N2। अब बताओ ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव इंडेक्स समझ में आया नहीं आया, एक बार आग लगा दो, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा। पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाया है। अब एक न्यूमेरिकल में कराता हूं और दूसरा न्यूमेरिकल में आपसे पूछता हूं, उससे हमें हमारा कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जैसे सोल्व करते हैं ना बच्चों, वैसे ही हमारे को वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब 5 मिनट और देंगे, आपके 5 मिनट और लगने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा और दूसरा न्यूमेरिकल आपको होमवर्क में दूंगा, तो बने रहिएगा, क्योंकि पढ़ाई में दिया हुआ समय कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ गई है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। मैं गारंटी लेता हूं कि यहां पर अगर 10 बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे तो केवल एक बच्चा ही इसका आंसर निकाल पाएगा। तो ट्राई करके देखो, नहीं तो जिसको नहीं आता तो एक बार सीख लो, तो मजा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, मिल करके आ जाओ जल्दी से, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम गिवन कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल करके गिवन में लिखो, और फिर उस गिवन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कौन सी वैल्यू पुट होगी, है ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। भाई इतना सा काम आपने कर लिया तो उसके बाद में कैलकुलेशन बचती है। आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके सिखाता हूं कैसे रीड करते हैं और कैसे कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये बोल रहा है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वो बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.5 है, बिल्कुल सही बात है, अंडरलाइन कर लिया। दूसरे में कह रहा है एंड दैट ऑफ ग्लास इज, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बता रहा है सर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 बता रहा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करो, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करो विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्या बात है कि वाटर का तो निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, एंड बच्चों क्या, एंड ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास का निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। ये इंफॉर्मेशन से कुछ दिमाग में क्लिक हुआ, हाँ सर दिमाग में क्लिक हुआ कि यहाँ पर 2 तरीके की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे को दे रखे हैं। एक हमारे को दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कुछ वैल्यू दे रखी है या पूछी है हमसे किसकी रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। तो देख करके समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ रिलेटिवली निकलवा रहा है। तो मेरे को बताओ यहां पर दे क्या रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है या रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। पर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ वैल्यू किसकी दे रखी है और वो फाइंड आउट क्या करवाना चाहता है, वो निकलवा क्या रहा है, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास एंड ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ये क्या है, ये वाटर विथ रेस्पेक्ट टू जो ग्लास है ये क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है या फिर रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है। मेरे मजनुओं मेरी बात सुनो, ये रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, यानी कि विथ रेस्पेक्ट टू जब भी विथ रेस्पेक्ट टू लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना वो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, यानी कि हमसे वो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है। आ जाओ शांति रखो, अब आ जाओ गिवन देखते हैं। गिवन नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, मजा आ जाएगा। अब गिवन देखते हैं बच्चों। गिवन में हमारे को क्या क्या दे रखा है सर, पहले दे रखा है हमारे को वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है NW इज इक्वल टू सर 1.5 दे रखा है, और ये यूनिट लेस होता है, यूनिट की जरूरत है ही नहीं। चलो ये वाली एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन ग्लास की 1.8 है, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं सर। एन जो जी है, NG मतलब ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सर 1.8 दे रखा है ना, और 1.8 दे रखा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो फाइंड करवा रहा है हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। अरे वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास का मतलब, मेरी बात सुनो, 2 केसेस, एक तो ये केस है, मैं बना के बता देता हूं, एक ये केस है, इस केस को बना के बताता हूं, और एक ऊपर वाला केस है। 1 केस देख लो, 1 केस क्या कह रहा है कि सर
एक बार तो कह रहा है। और हमने कहा इंपॉर्टेंट जो मतलब रिलेटिव में दो मीडियम दे रखे होते हैं, और किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में। तो किसका निकलवा रहा है, देखो इसमें निकलवा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का निकलवा रहा है, यानी कि वाटर नीचे रहा होगा। और किसके रेस्पेक्ट में निकलवा रहा है, गिलास के रेस्पेक्ट में, तो गिलास ऊपर रहा होगा। जिसकी निकालते हैं वो नीचे आती है और ऊपर वो चला जाता है गिलास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास से आई होगी और यहां से वाटर में आकर के रिफ्रैक्ट हुई होगी। तो ये मीडियम जो है वो वाटर है और ये मीडियम जो है गिलास है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ये पहले वाले कंडीशन को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला गिलास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि केस नंबर 2 में बच्चों क्या हो जाएगा, बताओ, आप ही बताओ। इंसिडेंट रे जो इन कर रही होगी वो कहां पर, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यहां पर होगा वाटर, ऊपर क्या होगा, वाटर। और किसकी हम निकालते हैं, सारा चेंजेस कहां होते हैं, नीचे वाले में। तो नीचे वाले में क्या जाएगा, गिलास, क्योंकि गिलास की निकाल रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, गिलास। बताओ, यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गिलास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, तो गिलास नीचे, जिसका निकालते हैं वो नीचे वाला मीडियम इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो इससे पहले कंसेप्ट समझाए उसमें जाकर के देख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई होगी, ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसका निकालते कैसे हैं, देखो लिखो, अब इस 1 और 2 को लिख रहा हूं मैं। 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, रिलेटिव। अब रिलेटिव की बात शुरू हो गई, ये रिलेटिव हो गई और ये सब हो गए एब्सोल्यूट हो गए, रिलेटिव। अब देखो वाटर का निकालना है, वाटर का NW कर दूं, NW वाटर का विथ रेस्पेक्ट टू गिलास, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा, गिलास कैसे आ जाएगा, NG आ गया, ठीक है ना। और वेलोसिटी, इनकी वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके, यानी उल्टी लिखते हैं, ऊपर वाले के ऊपर और नीचे वाले के नीचे। कैसे सर, यहां पर आ जाएगी VG, यहां पर आ जाएगी कैसी, ऊपर वाले के ऊपर, यानी गिलास वेलोसिटी ऑफ गिलास यहां पर कितनी है, VG, और यहां पर कितनी है बच्चों, VW है वेलोसिटी, और यहाँ पर कितनी है, VW ऊपर है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, VG नीचे है। तो यहाँ पर VG ऊपर वाले के ऊपर और नीचे वाले के नीचे, यानी कि VW हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है। अब विथ रेस्पेक्ट टू कैसे लिखते हैं, ये जो NG है ना, अब लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको NG को डिवाइड करके नहीं लिखते कैसे वो बता देता हूँ, चीजें वहीं आती है। लेकिन आप देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये वाली बात समझ में आ गई ना, इससे कर लेना। लेकिन लिखते कैसे, देखो जब भी W की निकालते हैं ना, जिसकी निकालते हैं वो तो हो गया NW, किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसके लिए लगाते हैं विथ रेस्पेक्ट टू। वाटर की निकाल रहे हैं वाटर, विथ रेस्पेक्ट टू के लिए कोमा, और उसके बाद में गिलास की निकाल रहे हैं, गिलास से निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, गिलास के, कोमा गिलास से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब यहां से फॉर्मूले से देखो, NW जिसकी निकाल रहे होते हैं उसकी वेलोसिटी अपॉन में चली जाती है, उसकी वेलोसिटी नीचे चली जाती है। तो NW की वेलोसिटी कहां चली जाएगी, नीचे, यानी कि आ जाएगा VW, ओके। और यहां पर बची किसकी, गिलास की। अब बची किसकी वेलोसिटी, गिलास की, तो गिलास की वेलोसिटी यहां लिख दो। ये फॉर्मूला हो गया एक हमारा, चलो ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, ये पहला वाला केस हो गया। दूसरा वाला बोल रहा है गिलास की निकालो विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब दूसरे वाले केस में हमने निकाल ली गिलास की, तो गिलास की हो गई, विथ रेस्पेक्ट टू की जगह हम क्या लगा देंगे, कोमा, और कोमे की जगह हम बाद में क्या लिख देंगे, वाटर। तो वाटर की निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अभी मैंने क्या बताया कि अपॉन में किसकी वेलोसिटी आती है, अपॉन में वेलोसिटी उसकी आती है जिसकी निकाल रहे हैं। हम यहाँ पर गिलास की निकाल रहे हैं, NG का मतलब जी मतलब गिलास की इंपॉर्टेंट है, गिलास की निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ VG। बची किसकी, वाटर की बची, तो ऊपर आ जाएगी VW। यहां तक कोई शिकायत, कोई परेशानी नहीं। तो ये चीज मैंने निकालना सीख ली, तो आप भी इस तरीके से फटाफट निकाल सकते हो। वो तरीका भी मैंने बताया था, लेकिन ये डायरेक्ट लिखने का फॉर्मूला है, ओके। अब मेरे को बताओ कि ये दोनों वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, जब हमारे पास VG यानी कि वेलोसिटी ऑफ गिलास, वेलोसिटी ऑफ VW और VG की वैल्यू पता होगी। यानी कि क्या पता करना है हमारे को, VG को पता करना है और VW को पता करना है, तो हम ये वैल्यू निकाल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ओके। अब मेरे को बताओ कि ये जो एब्सोल्यूट है NW, इसका फॉर्मूला कैसे लिखें, NW का फॉर्मूला कैसे लिखें। मैंने आपको बताया था कि NW एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट का मतलब एयर या वैक्यूम की बात हो रही है, एयर या वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला था जिसकी निकालते हैं उसकी वेलोसिटी कहां चली जाती है, उसकी वेलोसिटी कहां चली जाएगी, अपॉन में। तो हम निकाल रहे हैं यहां पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, तो वाटर की वेलोसिटी आ जाएगी नीचे। यस सर, वाटर की वेलोसिटी आ गई नीचे, इसी की तरह वाटर की वेलोसिटी नीचे आ गई, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में है सर, ये विथ रेस्पेक्ट टू एयर। लिखते नहीं है, लेकिन होता किसके रेस्पेक्ट में, एयर के। तो एयर में
एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, सी मतलब कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती कितनी, 3 इंटू 10⁸ तो ये आ गया। किसको नहीं आया, समझ में आ गया ना, कि जिसकी निकालते हैं उसके नीचे और जो ये साइड में होता है यानी एयर बचा तो एयर में उसकी वेलोसिटी और वो होती है सी यानी 3 इंटू 10⁸। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। अच्छा दूसरा नीचे वाली आप बताओ फटाफट। ये जो जी है जो ग्लास की हम निकाल रहे हैं, तो ग्लास की निकाल रहे हैं तो अपॉन में किसकी आ जाएगी वेलोसिटी, सर ग्लास की आ जाएगी। अच्छा और ये किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं हम, एयर के, क्योंकि एब्सोल्यूट है तो एयर की वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी यानी कि सी की वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला भी हमें ध्यान पड़ गया। अब बताओ हमें सी पता है, सी कितना होता है मेरे बच्चों, सी पता है, यहाँ पर हमें सी पता है, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये चीजें आपको याद भी होनी चाहिए और गिवन भी रहेगा। तो हमें सी पता है, हमें एन की वैल्यू पता है, NWA की वैल्यू पता है 1.5, तो हम VW यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें सी पता है और यहाँ पर हमें NG पता है यानी कि 1.8 है, सी की वैल्यू पता है 1.8, तो VG यहाँ से निकाल सकते हैं। तो VG और VW निकाल करके यहाँ पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसको सॉल्व आप करोगे, सॉल्व करके इसका आंसर दो, यही आपका HW है। क्योंकि कोई भी चीज स्पून फीडिंग करके नहीं पढ़ानी चाहिए। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया है और दोबारा से आप देख लो, गारंटी है मेरी कि इससे बढ़िया नहीं समझा पाएगा कोई, या समझाया भी होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज ए वन ऑफ बेस्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड। और अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें और वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि कैसा आपको लेक्चर लगा, है ना। तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट पिक करके शो करूंगा। और प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर नए हो तो। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय मेरे बच्चों।